नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस पर खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर मैं ऋतिका शर्मा हाजिर हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। लगातार 16वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, 9 रुपए 46 पैसे महंगा हुआ 1 लीटर डीजल। एमपी में 24 जून को कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। यूपी में किसानों ने गन्ना भुगतान के सरकारी दावों पर उठाए सवाल। अकेले शाहजहांपुर में किसानों को नहीं हुआ 1/3 बकाया भुगतान। पैसे न मिलने से किसानों को अगली खेती में आ रही है दिक्कत। वहीं केंद्र अध्यादेशों पर पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 24 जून को चर्चा के आधार पर केंद्र को लिखेंगे चिट्ठी। सीएम अमरिंदर ने अध्यादेशों को बताया किसान विरोधी। और अगले 3 दिनों में दिल्ली के साथ उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब में पहुंच जाएगा मॉनसून। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान। बारिश के साथ खेती के काम में आ रही है तेजी। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की करते हैं। लगातार 16वें दिन की बढ़ोतरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल का दाम 8 रुपए 30 पैसे जबकि डीजल 9 रुपए 46 पैसे महंगा हो चुका है। ये पेट्रोल डीजल के दाम को नियंत्रण मुक्त किए जाने के बाद एक पखवाड़े के भीतर होने वाली बढ़ोतरी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 41 से 42 डॉलर प्रति बैरल के आसपास होने के बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। इससे महंगाई और खेती की लागत बढ़ने वाली है और इसको लेकर विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्विटर पर लिखा, पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग बराबर हो गए हैं और पिछले 16 दिनों के दौरान पेट्रोल 8 रुपए 30 पैसे और डीजल 9 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। विपक्ष में मूल्य वृद्धि पर विरोध में साइकिल चलाने वाले आज मौन होकर गायब हैं। आज अवसर राहत प्रदान करने का है, लेकिन जनता को राहत प्रदान नहीं की जा रही है। उन्होंने आगे लिखा कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार इस संकट काल में तत्काल पेट्रोल डीजल पर टैक्स में कमी कर जनता को राहत प्रदान करे। कांग्रेस इस मांग को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। वहीं कांग्रेस ने 24 जून को मध्य प्रदेश में सुबह 11 बजे से विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इस पर पार्टी के मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा से बात की हमारे संवाददाता कौशल किशोर चतुर्वेदी ने। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी से आम आदमी परेशान है, किसान परेशान है और प्रदेश की जनता परेशान है और कांग्रेस इसको लेकर आंदोलन करने जा रही है। हम बात कर रहे हैं मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा जी से। क्या कितना दाम बढ़े हैं और क्या आप देखिए, कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। जनता, व्यापार व्यवसाय तबाह हो चुके हैं, नौकरियां जा चुकी, उद्योग बंद हो चुके हैं। एक रोजगार का संकट है, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं। इसके अंदर जनता को राहत देने का समय लगे। लगातार आज 16वें दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई। यदि बात करें तो 16 दिन के अंदर पेट्रोल के ऊपर 8 रुपये 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और डीजल पे 9 रुपये 46 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। लगातार आसमान को दाम छू रहे हैं। आप देखें, केंद्र सरकार ने 14 मार्च को पेट्रोल डीजल पे 3 रुपये उत्पाद शुल्क बढ़ाया था और अभी वापस 5 मई को उन्होंने पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पे 13 रुपये बढ़ा दिया है। अपना खजाना तो सरकार भर रही है। मध्य प्रदेश की सरकार ने भी 1-1 रुपये अतिरिक्त कर लगा दिया है। एक तरफ कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो रही, जनता को राहत देने का समय, लेकिन लगातार बढ़ोतरी हो रही। वो लोग जो विपक्ष में रहते थे, साइकिल चलाते थे, बैलगाड़ी निकालते थे, यात्राएं निकालते थे, सब गायब हैं, सब मौन है। आज समय जनता को राहत देने का। कांग्रेस जनता की इस लड़ाई को सड़कों पर लेकर लड़ने जा रही है। 24 जून को पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालयों पे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने निर्णय लिया कि एक साथ इस पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि को लेकर कुंभकर्णी नींद में सोए सरकार को जगाने के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। उसके बाद भी यदि सरकार नहीं जागी तो हमारे आंदोलन सतत जारी रहेगा। क्या अब उपचुनाव हैं मध्य प्रदेश में, 24 उपचुनाव हैं, क्या कांग्रेस का मुद्दा पेट्रोल डीजल भी रहेगा? निश्चित तौर पे पेट्रोल डीजल रहेगा, किसानों का रहेगा। हम अगले हफ्ते में बिजली मूल्य वृद्धि को लेकर भी, जिस प्रकार से हमने मांग की थी कि बिजली के दामों में बिजली के जो बिल है माफ़ किए जाए, 3 महीने के उद्योगों का फिक्स चार्ज कम किया जाए, वो कम नहीं किया गया। अगले हफ्ते में बिजली को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। तो लगातार हम विपक्ष में हमारे आंदोलन जारी रहेंगे और 24 चुनाव में हमारा मुद्दा भी बिजली, पानी से लेके ये जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा, ये मुख्य मुद्दा रहेगा हमारा। ये अब कांग्रेस ने मन बना लिया है कि सड़कों पर उतरकर जो केंद्र सरकार और लगातार पेट्रोल डीजल में जो बढ़ोतरी कर रही है उसके विरोध में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी और उपचुनाव में ये एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। कैमरामैन दीपक पाटीदार के साथ कौशल किशोर चतुर्वेदी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।
तो महंगे डीजल से किसानों को कितना नुकसान हो रहा है और इससे खेती की लागत और किसानों की आमदनी पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राज जी। राहुल जी, 16 दिनों में डीजल लगभग 9.5 रुपए महंगा हो गया है और किसानों की जेब पर आप बताइए ये कितना भारी पड़ने वाला है? देखिए, ये बड़ा ही दुर्भाग्य है कि पिछले 15 दिनों में यानी आधे महीने में 9 रुपए से 10 रुपए तक डीजल बढ़ा है और अभी खरीफ की बोनी का समय चल रहा है। ऐसे में किसानों को डीजल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। कोरोना काल में वैसे भी केंद्र सरकार ने कोई बड़ा राहत पैकेज किसानों को नहीं दिया है और मध्य प्रदेश का अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पहले जो मूलभूत चीजें जिससे हमें पैसा मिलता है, जैसे पिछले वर्ष की अतिवृष्टि का पैसा, हमारे गेहूं का बोनस, हमारी भावांतर राशि या और इत्यादि जो लाभ किसानों को मिलने थे कर्ज माफी के, वो भी नहीं मिले हैं। और ऐसे में डीजल बढ़ जाएगा तो अब किसान के पास पैसा नहीं है और जाहिर सी बात है बाजार से पैसा उठा के किसान खेती कर रहा है। ऐसे में डीजल का भाव बढ़ने से मुझे हंसी आती है कि एक तरफ केंद्र सरकार कहती है किसानों की आय दोगुना करना है, इस प्रकार निरंतर लागत बढ़ाने से डीएपी यूरिया का दाम बढ़ा हुआ है, डीजल का निरंतर आप दाम कोरोना काल में बढ़ा रहे हैं जब किसान के पास पैसा नहीं है। ऐसे में किसान की आय दोगुनी नहीं होगी। आप जानबूझ के किसानों को आत्महत्या की कगार पे लाके खड़ा कर रहे हैं कि पैसा कोरोना में वैसे ही नहीं है और ऊपर से आप लागत बढ़ा के निरंतर उसको घाटे में पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ सरकार किसानों की आय दोगुना करने की बात करती है, लेकिन जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि यहाँ आय दोगुना नहीं हो रही, यहाँ बल्कि लागत दोगुनी होती जा रही है किसानों की। जी, और दूसरा जी बोलिए। दूसरी बात यह है कि इस विषम परिस्थिति में जब किसानों को पैसा मिलना चाहिए था, मध्य प्रदेश का मैं आपको बताऊं, यहाँ तुलाई के साथ पैसा काटा गया है, अभी तक गेहूं का चने का पैसा आया नहीं है। ऐसे में जैसे तैसे बाहर से पैसा मांग के हम अपनी बोनी कर रहे हैं। जो ग्रीष्मकालीन मूंग के किसान थे उनकी समर्थन मूल्य पे खरीदी नहीं हुई है, मक्का किसान मक्का के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इन सब परिस्थितियों पर ध्यान न देते हुए सरकार उल्टा डीजल का भाव बढ़ा के एक तरह से ये साबित करना चाहती है कि उससे किसानों की नहीं पड़ी है, उसे उन कॉर्पोरेट की पड़ी है। सीधा सीधा खेल है। जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम कम है, सरकार 200% तक टैक्स लगा के आम जनता को, गरीब जनता को इसलिए पीस रही है क्योंकि जो तेल उत्पादन कंपनियां रिलायंस जैसी हैं वो घाटे में नहीं जाना चाहती, क्योंकि सरकार को तो उसका टैक्स मिल जाता है, लेकिन इन कंपनियों को लाभ कैसे होगा? वो लाभ होगा अतिरिक्त चार्ज बढ़ा के। और ये देखिएगा आप आगे और ये रेट्स बढ़ेंगे क्योंकि वो तो अपना मुनाफा निकालने चाहती है। तो सरकार कॉर्पोरेट फ्रेंडली है, उद्योगपतियों की सरकार किसान हितैषी नहीं हो सकती। इनके सारे निर्णय, चाहे मंडियों को प्राइवेटाइज करने के हो, चाहे डीजल दाम बढ़ाने को, ये पूरे निर्णय जो है वो कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचा रहे हैं। उसमें किसान कहीं से कहीं तक इनकी किसान को यहाँ कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, आय दोगुनी होती हुई नजर नहीं आ रही, जबकि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, लागत की बात करें तो वो कहीं ना कहीं दोगुनी होती जा रही है। 16 दिनों में आपको बता दें डीजल और पेट्रोल लगभग 9.5 रुपए महंगा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दस्तक दे चुका मॉनसून 23 जून तक उत्तराखंड पहुंच जाएगा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 24 और 25 जून तक मॉनसून उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के साथ साथ राजस्थान के कुछ हिस्सों में पहुंच जाएगा। मौसम विभाग ने 23 जून को जयपुर, भरतपुर, दौसा, बारां, करौली, झालावाड़ और अलवर सहित कई जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और कर्नाटक के तटीय इलाकों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद जताई है। पूर्वी यूपी में बारिश शुरू होने के साथ साथ खेती किसानी के काम में तेजी आ गई है। 23 तारीख से खासकर हमारे जो हिमालय क्षेत्र में उत्तराखंड और जो यूपी का बचा हुआ हिस्सा और कुछ एमपी का हिस्सा, वहाँ मानसून आ सकता है। और 24 और 25 की बात करें तो 24-25 में ज़्यादातर जो हमारा हिस्सा है उत्तर पश्चिम भारत का, यानी कि उसके अंदर आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल और दिल्ली, इन सभी इलाकों में और कुछ हिस्से जो है राजस्थान की, वहाँ मानसून आ सकता है। और साथ साथ जो थोड़ा बहुत गुजरात का बचा हुआ हिस्सा होगा, थोड़ा सा मध्य प्रदेश का, वो भी जो है 24-25 में कवर हो जाएगा। तो एक अच्छा संकेत है कि आपको अब आने वाले दिन में, यानी कि 23 से बात कर लें, 23 से 25 के बीच में, तो उत्तर पश्चिम भारत में जो मानसून की आगमन की स्थितियां हैं अनुकूल बन रही हैं, पुरवैया आ रही है, बारिश की होने की बिल्कुल संभावना बन रही है। समय सही हिसाब से है या धान लगने के है, बिया छड़ाने के है, और क्या कहती है बैगन सैगन है, नहीं काम होंगे किसानी के विषय में।
और भगवान बहुत अच्छा, जब चाह लें तो हो ही जाए अच्छा। इसमें से मानसून आया है तो खुशी हुई है, सभी को खुशी है कि मानसून समय समय पे आया हुआ है। कि मानसून जो आया है समय से आया है, समझे ना। किसानों में थोड़ा खुशहाली दौड़ी हुई है, इसलिए कि अब धान की अभी जो है रोपाई नहीं हो रही है, धान का बेहन डाल रहे हैं। फसल को काम करने का टाइम मिल गया है। लेट आता था तो परेशान रहते थे किसान, अब थोड़ा सा राहत हुआ। लेकिन मानसून अभी जो आया है, अब देखिए चंद दिन रहता है कि कुछ चलता है। अब बात करते हैं यूपी सरकार की, जो गन्ना किसानों को बीते 3 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का भुगतान करने के दावे कर रही है। लेकिन गन्ना किसान इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका साफ कहना है कि ऐसे दावों से सिर्फ सरकार चल सकती है, किसानों की जिंदगी नहीं। देखिए रिपोर्ट। हम गरीब काश्तकारों का तो गन्ना ऐसे ही सूख रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या करें साहब? हैं, पैसा नहीं, गन्ना सूख रहा है, लेबर को पैसा देना है, गन्ना का भुगतान नहीं हुआ है। डीजल के लिए, खाद के लिए पैसा नहीं, फैक्ट्री वाले दे नहीं रहे, अभी पैसा खातों में नहीं आ रहा है। गन्ना भुगतान ना होने की ये शिकायत है यूपी के शाहजहांपुर के गन्ना किसानों की, जो प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार के बीते 3 सालों में गन्ने का 1 लाख करोड़ रुपए का बकाया भुगतान करने के दावे को कटघरे में खड़ा कर रही है। नियमों के मुताबिक चीनी मिल को गन्ना बेचने के 14 दिन के भीतर किसानों को भुगतान मिल जाना चाहिए, लेकिन अकेले शाहजहांपुर में किसानों को गन्ने का सिर्फ 65% भुगतान ही मिल पाया है। कहते हैं कि मैंने इतने 1000 करोड़ का पेमेंट कर दिया। मैं जनपद शाहजहांपुर की बात करता हूं कि मात्र 64% अभी तक भुगतान हुआ है और 34 से 35% भुगतान बकाया है। मैं 15 दिन से लगातार देख रहा हूं कि डीजल का रेट कहीं 40 पैसा, 45 पैसे, 48 पैसे लगातार बढ़ाया जा रहा है। ये इसी गन्ने पर तो लागत बढ़ती है। 3 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, इधर भुगतान नहीं होता है। 14 दिन की बात करते हैं। गन्ने का पैसा न मिलने से किसानों को अगली खेती के लिए पैसों की कमी झेलनी पड़ रही है। इसके चलते किसान कर्ज लेने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन सरकार से लेकर चीनी मिल के कर्मचारी हों या गन्ना विभाग के अधिकारी, सभी जल्द भुगतान कराने का आश्वासन देते ही नजर आते हैं। जनपद में 5 चीनी मिलें हैं और 5 चीनी मिलों का 64% गन्ना मूल्य भुगतान किसानों को हो चुका है और बाकी जो रह गया है वो लगातार चीनी मिलें भुगतान कर रही हैं और ये प्रयास है कि शीघ्र से शीघ्र किसानों का भुगतान हो जाए। हम लोग लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। गन्ना किसानों की ये परेशानी हर साल की कहानी है। भुगतान में देरी, कर्ज लेकर काम चलाना और फिर कर्ज ब्याज चुकाकर खाली हाथ रह जाना, यही वजह है किसानों का अब गन्ने की खेती से मोह भंग होने लगा है। सब गेहूँ का भुगतान बढ़िया है, धान का भुगतान बढ़िया है, बस वही करेंगे। गन्ना जरूरी थोड़ी ना गन्ना करें। गन्ना क्यों नहीं गन्ना करो, क्या दिक्कत आ रही है? गन्ना दिक्कत ये था, पेमेंट मिल नहीं रहा है। पेमेंट तो अभी भी लोग कहते 13-14 दिन हो गए, 14 योगी जी कह रहे 14 दिन के अंदर होगा भुगतान। कितना दिन हो गया है? गन्ने का उत्पादन, चीनी का उत्पादन अगर रिकॉर्ड तोड़ बनाया है तो भुगतान के आपने कोई एहसान कर दिया? अरे मैं तो तब समझता हूँ उनको कि आज पूरा पेमेंट 100% हो जाना चाहिए था और किसानों से कहते कि ये कोरोना की स्थिति है, मैं आपको एडवांस पैसा चीनी मिल दिलवाऊंगा, आप लागत लगाइए, गन्ने की फसल तैयार कीजिए, तो एडवांस छोड़ दीजिए, मेरा ही पैसा नहीं मिल रहा। अगर यही हालात रहे तो किसान गन्ना छोड़ जाएगा। सरकार को छूट है कि पिछली सरकारों के मुकाबले खुद को बेहतर साबित करने के लिए वो गन्ना भुगतान के आंकड़ों को जैसे चाहे वैसे पेश करें, लेकिन जमीन पर सूरत तभी बदलेगी जब गन्ना किसानों को 14 दिन में अपना पैसा मिलने लगेगा। यूपी के शाहजहांपुर से अरविंद त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और वहीं मध्य प्रदेश में गेहूं के बम्पर उत्पादन और खरीद में पंजाब को पीछे छोड़ने को कांग्रेस ने पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार की नीतियों का नतीजा बताया है। कांग्रेस ने ट्विटर पर पूर्व सीएम कमलनाथ का आभार जताते हुए एक वीडियो जारी किया है। इसके साथ लिखा है, शुद्ध खाद बीज का असर, खेतों में पैदावार हुई बम्पर। कमलनाथ सरकार ने शुद्ध का युद्ध अभियान चलाकर लोगों को शुद्ध खाद और शुद्ध बीज उपलब्ध कराए, जिसकी वजह से प्रदेश में उपज का सालों का रिकॉर्ड टूटा है। एमपी ने इस साल 129 लाख टन गेहूं की खरीद की है, जो पंजाब के 127 लाख टन खरीद से ज्यादा है।
वहीं पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने खेती से जुड़े केंद्र के तीनों अध्यादेशों पर 24 जून को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें बनी सहमति के आधार पर केंद्र को चिट्ठी लिखकर अध्यादेशों को तत्काल वापस लेने की मांग की जाएगी। सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि केंद्र के अध्यादेशों को बिल्कुल ही स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये किसानों के खिलाफ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये अध्यादेश न केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को खत्म करने की शुरुआत करने वाले हैं, बल्कि इससे मंडी बोर्ड की व्यवस्था भी बेकार हो जाएगी। केंद्र ने हाल ही में किसानों को मंडी परिसर से बाहर फसलों को खरीदने की छूट देने, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मॉडल एक्ट को मंजूरी देने और आवश्यक वस्तु कानून में बदलाव कर स्टॉक लिमिट की शर्त हटाने वाले अध्यादेश पास किए हैं। किसान बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और लॉकडाउन के बाद शहरों से बेरोजगार होकर गांव लौटे मजदूरों के सामने जिंदगी चलाने की चुनौती बनी हुई है। राजस्थान में मनरेगा के तहत 100 दिनों के रोजगार गारंटी को बढ़ाकर 200 दिन करने की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन भी हो चुका है। और इसी बीच 22 जून को केंद्र ने शहर से गांव लौटे मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू की है। इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है और इसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा के 116 जिलों में लागू किया जा रहा है। इसके तहत मजदूरों को जल संरक्षण, पौधारोपण, निर्माण कार्य, कचरा प्रबंधन और वर्मी कंपोस्ट बनाने जैसे कामों में 125 दिन रोजगार दिया जाएगा। लेकिन इस योजना में छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को शामिल नहीं किया गया है। और इसके अलावा सवाल ये भी उठ रहा है कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार देने के लिए जब मनरेगा जैसी योजना पहले से लागू है तो सरकार नई योजना लेकर क्यों आई है? क्या 116 जिलों में लागू होने वाली इस योजना से ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी? और इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किसान मजदूर शक्ति संगठन के संस्थापक सदस्य निखिल डेजी। निखिल डेजी, आपसे पहला सवाल तो यही है कि 50,000 करोड़ रुपए की लागत वाली गरीब कल्याण रोजगार योजना से मजदूरों को कितनी राहत मिलेगी? 125 दिन के काम से कितना भला हो पाएगा? और क्या मनरेगा में ही विस्तार किया जाता तो अच्छा था या फिर नई योजना लाना ज्यादा बेहतर है? ये हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया हुआ गरीब कल्याण रोजगार योजना, उसमें लगभग सरकार कह रही है कि 50,000 करोड़ की लागत से ये नई योजना शुरू की गई है। सच पूछो तो ये नई योजना नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें पैसे कुछ नए आए हैं, ना कुछ नई किस्म के काम आए हैं। पुराने काम और जितना पैसा के पहले लागत था उसी को जोड़ा है और ये रोजगार योजना किया है। अब केवल इसमें कहा जा रहा है कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो उनको इस काम में लगाया जाएगा, लेकिन उनको लगाएंगे जो पहले मजदूर लगने वाले थे इस काम में, उनका क्या होगा? तो कुल मिला के कुछ नए रोजगार का सृजन इसमें इस योजना के तहत नहीं हो रहा है। कई लोगों का पूछना है तो फिर ऐसा ही कर रहे थे कि तो मनरेगा को क्यों नहीं मिला देते इसमें। अब बात यह है कि इसमें जो 25 किस्म के काम हैं वो मनरेगा से काफ़ी अलग तरीके के काम हैं, तो ज़्यादा अच्छा है कि मनरेगा से नहीं मिलाए, मनरेगा के पैसे बढ़ाएं, क्योंकि आज की तारीख में मनरेगा के लोगों के 100 दिन का काम खत्म हो रहा है,
उसने बहुत बड़े पैमाने पर नए रोजगार की सृजन की है, लोगों को राहत मिली है, एक जीवन दान मिला है। इससे नहीं हो सकता है, ये काम भी चलने चाहिए और इसमें भी पैसे बढ़ाएं ताकि स्किल लेबर को मिले। और नरेगा में भी पैसा बढ़ाना जरूरी है, 200 दिन प्रति व्यक्ति डालना जरूरी है, ये आज के तारीख में हमें चाहिए। जी जी, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है सर कि कहा जा रहा है कि गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए स्किल मैपिंग हुई है, उस आधार पर 25 तरह के काम सोचे गए हैं। इसमें लोगों के स्किल के आधार पर काम मिल सकेगा या लोग निराश भी हो सकते हैं? इसमें कहा तो जरूर जा रहा है कि स्किल मैपिंग हुई है, जो लोग लौट के आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश पारित किए और सरकार ने भी कहा कि जो लोग अपने अपने शहरों से लौट के आए हैं, प्रवासी मजदूर और गांव में पहुंचे हैं, तो उनके हर एक की जो दक्षता है उसको ली गई है। लेकिन वो दक्षता को लेने के बाद जरूरी नहीं है कि इन 25 कामों में वो दक्षताएं काम आए। हम यदि उस दिन प्रधानमंत्री ने जब जिस दिन उद्घाटन किया तो एक व्यक्ति ने कहा कि मैं प्लेट फैक्ट्री में काम कर रहा था, प्लेटों के उनके पति काम कर रहे थे, तो वो कैसे जाएंगे इन 25 योजनाओं में जहाँ घर बन रहा है या स्वच्छ भारत का टॉयलेट बन रहा है या ऑप्टिकल फाइबर लाइन खुद रहा है, उसमें पहले से दक्षता वाली लेबर लगी हुई है। तो के घर में अपना घर बनाना, उसमें ये प्रवासी मजदूरों को लगाना आसान नहीं होने वाला है। तो वैसे ही इस पूरी नई योजना को भी स्टेबलाइज होने में टाइम लगने वाला है। तो ये बिल्कुल किसी सूरत में आसान चीज़ नहीं है। और जो बनी बनाई योजना है जिसके तहत ये 50,000 करोड़ है, वो 125 दिन में खर्च हो पाएंगे, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और कितने 25,000 मजदूरों में से कितनों को मजदूरी मिल पाएगी, ये आगे देखना पड़ेगा। और उनको मिलेगी तो जी निखिल जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि एक जिले में जहां 25,000 श्रमिक वापस आए हैं, वहां से शुरुआत हुई है। कहा जा रहा है कि बिहार के सबसे ज्यादा जिलों को शामिल किया गया है और इसमें कुछ राज्य भी छोड़ दिए गए हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़। क्या मानते हैं कि इस योजना को शुरू करने के लिए जो ग्राउंड वर्क होना चाहिए था वो हुआ है या सिर्फ राजनीति ही हावी हो रही है इस पर? समय की बात करें तो क्या इसे लाने में देरी नहीं हुई? इसमें दो राय नहीं है कि ये योजना तो अनाउंस हो गई, लेकिन इस योजना के जो सारे डिटेल हैं, इस योजना के जो कार्य निर्देशिका है, गाइडलाइंस है, वो आज तक सामने नहीं आए। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया उस दिन भी सामने नहीं आए। और जो पहले से बने हुए गाइडलाइन है जिसके तहत ये सारे काम हो रहे हैं इन जिलों में, ये अब नई गाइडलाइन में क्या होगा, इन सारी योजनाओं को एक योजना में कैसे लाएंगे, इसके तहत प्रवासियों को कैसे इसके अंदर लाएंगे, तो बिल्कुल इसकी तैयारी की तो बहुत, किसी भी नई योजना की तैयारी का समय लगता है। मनरेगा में बात ये थी कि एक बहुत 15 साल से चल रही थी योजना और वो डिमांड बेस्ड थी, तो इसलिए उसके अंदर वो क्षमता थी कि नए मजदूर आएंगे तो उनको झेला जाएगा, लिया जाएगा। अभी भी मनरेगा को और पैसे चाहिए और मजदूरों को और मजदूरी चाहिए, लेकिन इस योजना में ये लेबर इंटेंसिव काम नहीं है, ये मटेरियल इंटेंसिव है। इसमें जरूर दक्षता वाले लोगों को काम मिल सकेगा, लेकिन वो दक्षता वाले लोग तो पहले से ही ठेके में होते हैं, ये काम मशीनों से होते हैं, सामग्री का बहुत खर्चा होता है। तो केवल मजदूर, इसको मजदूर कल्याण योजना का नाम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मजदूरी सृजित होगी। मजदूरी पहले से सृजित है, उसकी खपत पहले से हो रही है। वो ठेकेदार कैसे उन लोगों को निकाल के इन लोगों को डालेंगे, नई सृजन कैसे होगा, और ये लोग भी, इनको पर्याप्त रोजगार कहाँ से मिलेगा। बहुत तैयारी की जरूरत आगे भी पड़ेगी और अभी तक जनता जिनको साथ बहुत लेके तैयारी की जरूरत है, ठोस रणनीति की जरूरत है, ये जो रोजगार योजना सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे। यूपी का सिद्धार्थनगर जिला काला नमक चावल की खेती के लिए जाना जाता है, लेकिन अब ये जिला रसीली लीची के नाम कमाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये रसीली लीची बिहार के मुजफ्फरपुर की नहीं बल्कि यूपी के सिद्धार्थनगर की है। यहाँ के गांव बुलरी में दो किसान सोहराब और मेराज ने लगभग 10 साल पहले लीची के बाग लगाए थे, जिससे निकलने वाली लीची जायके और मिठास में मुजफ्फरपुर की लीची को मात दे रही है। हम दोनों भाई इसी में लगे रहते हैं बराबर, और जितना पैदा होता है लीची इसमें से सब खरीद कर ले जाते हैं बराबर।
कितना लगभग फायदा हो जाता है साल भर का? अब 3 लाख में बिकता है साल भर में एक फसल पहले आता है, दूसरा फसल दूसरे मतलब सीजन में आता है। कितना फायदा हो जाता है? अब 3 लाख में। सिद्धार्थनगर की इस लीची की खासियत है कि इसमें कीड़े नहीं पड़ते और अगर कीमत की बात करें तो ये मुजफ्फरपुर के मुकाबले कारोबारियों को प्रति किलो 30 रुपए सस्ती पड़ती है, इसलिए व्यापारी इसे हाथों हाथ खरीद ले जाते हैं। लीची खाने पे तीनों बरसात हो जाए इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। हर बगीचे में कीड़े पड़ जाएंगे, इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। और बाहर वाली लीची जो आती हो उसमें ढेपे पे कीड़े मिलेंगे। मुजफ्फरपुर की हो चाहे कोई भी बगीचा हो, उसमें आप देखिएगा तो ढेपे पे जरूर कीड़े मिलेंगे, मगर इस लीची में एक खासियत है कि इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। इसमें हमारे कीड़े जो है 10 दिन 15 दिन रह जाए, इस बगीचे में कीड़े नहीं पड़ती है। अभी यहाँ सस्ता भी हम लोग को माल मिलता है। कै रुपये सस्ता पाया जाता है? अगर मुजफ्फरपुर वाला लीची हम लोग 100 रुपये में पाते हैं तो यहाँ 70-75 में पाते हैं। मेराज और सोहराब की सफलता से दूसरे किसान भी बागवानी को अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं। इसके लिए बागवानी विभाग किसानों को अच्छे किस्म के पौधे, सब्सिडी और तकनीकी जानकारी मुहैया कराता है। हमारे पास 5 हेक्टेयर का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में आया हुआ है, पिछले वर्ष में तो नहीं था, इस वर्ष में आया हुआ है। उसमें हम 3 वर्षों में उस सब्सिडी देते हैं। पहले वित्तीय वर्ष में 8,400 रुपये, दूसरे वित्तीय वर्ष में 2,800 और तीसरे वर्ष में भी 2,800 प्रति हेक्टेयर की दर से सब्सिडी हम देते हैं प्रोत्साहन के रूप में। क्योंकि सब्सिडी को 3 वर्ष में इसलिए दिया जाता है कि अगर बीच में किसी पौधे की मॉर्टेलिटी हो गई तो उस पैसे से किसान परचेज करके पौधा लगा ले। जिस तरह से किसान बागवानी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि काला नमक चावल की खेती के लिए मशहूर सिद्धार्थनगर को लीची उत्पादन में भी एक नई पहचान मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से परवेज खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। चलिए, किसान बुलेटिन में आज इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।